ग्रेटर देन द लॉन्ग सीजन का पहला एपिसोड हमें ह्वालिन नामक एक छोटे से चीनी शहर में ले जाता है, जहां 1990 के दशक में औद्योगिक पतन ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। कहानी 3 अलग अलग समय अवधियों में घूमती है, 1997, 1998 और 2016। इस एपिसोड के केंद्र में वांग शियांग है, जो 2016 में एक टैक्सी ड्राइवर है। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है और जब वो अपनी टैक्सी में एक यात्री को बैठाता है तो ये मुलाकात उसके लिए बहुत ही भावनात्मक हो जाती है। यह यात्री कोई खास व्यक्ति लगता है, लेकिन उसका रहस्य अभी तक सामने नहीं आता। पिछली कहानियों में हम 1997-98 के वांग शियांग को देखते हैं, जब वो एक रेलगाड़ी का ड्राइवर था और एक इस्पात कारखाने में काम करता था। उस समय वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अपने बेटे वांग यांग और अपनी पत्नी के साथ छोटी छोटी बातों पर उसकी बहस होती रहती थी। इस्पात कारखाने के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच एक भयानक हत्या का मामला सामने आता है। किसी के कटे हुए शरीर के टुकड़े एक बैग में मिलते हैं, जिससे वांग शियांग बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस मामले के साथ उसकी निजी जिंदगी में भी कोई दुखद घटना जुड़ी हुई है, खासकर उसके बेटे के साथ। कुछ और किरदार भी दिखाई देते हैं, जैसे गोंग बियाओ, जो शायद उसका दोस्त या सहकर्मी है, और मादे शेंग, एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी, लेकिन उनकी भूमिकाएं अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। एक युवा किरदार शेन मो भी है, जिसका अतीत और वर्तमान दोनों से कोई संबंध लगता है। एपिसोड में थोड़ी सी हास्य और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पल भी हैं, जैसे स्थानीय भाषा में बातचीत जो उत्तर पूर्वी चीन की संस्कृति को दिखाती है। बर्च का जंगल और पुराना कारखाना जैसे दृश्य एक डरावना माहौल बनाते हैं। ये एपिसोड एक रहस्य बनाता है, हत्या के मामले और वांग शियांग के निजी दुख के कुछ संकेतों के साथ, और हमें ये जानने के लिए उत्सुक कर देता है कि आगे क्या होगा। कुछ साल पहले वांग शियांग को चक्कर आने के कारण लगातार उल्टियां हो रही थीं और अंततः उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गोंग बियाओ को जिंग जियानचुन ने बुलाया ताकि वो वांग शियांग को अस्पताल ले जाएं, और इसी घटना के चलते दोनों की मुलाकात हुई। गोंग बियाओ को एम्बुलेंस के साथ आई एक नर्स से पहली नजर में प्यार हो गया। जब उसे पता चला कि वो नर्स वांग शियांग की साली है, तो उसने तुरंत उत्साह दिखाया और हर कुछ दिनों में वांग शियांग को अस्पताल में देखने जाने लगा। एक दिन वांग शियांग अस्पताल में आराम से नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का मेडिकल खर्च फैक्ट्री ने कई सालों से नहीं चुकाया था। अब जब वो खुद अस्पताल में थे, उन्हें चिंता थी कि फैक्ट्री उनका खर्च भी नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अपनी साली से खर्च का हिसाब पूछवाया, ताकि वो जल्दी से जल्दी अस्पताल से छुट्टी ले सकें। फैक्ट्री के नेताओं को जब पता चला कि वांग शियांग अस्पताल में है, तो उन्होंने खासतौर पर मीडिया कर्मियों को बुलाया और वांग शियांग की निस्वार्थ भावना की सराहना की और एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। वांग शियांग पहली बार अखबार में छपे। जब वो अस्पताल से बाहर आए तो उन्होंने उन अखबारों को फ्रेम करवा लिया जिनमें उनकी प्रशंसा की गई थी। वांग यांग की पत्नी कह रही थी कि इन दिनों उनका बेटा रोज जल्दी सो रहा है, जो कि अजीब था क्योंकि वो आमतौर पर जल्दी नहीं सोता था। उस समय उनका बेटा पसीने से तर बेचैनी के साथ बिस्तर पर लेटा था। नीचे से उसका एक सहपाठी उसे बुलाने आया और बताया कि शेन मो कई दिनों से स्कूल नहीं आई है और हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे एक पुलिस कार खड़ी है। छात्र अंदाजा लगा रहे थे कि शायद पुलिस कोई जांच कर रही है। ये सुनते ही वांग यांग का चेहरा बदल गया। जब गोंग बियाओ जवान था, तब वो तेज दिमाग वाला और फैक्ट्री में बहुत काबिल था। वो अक्सर नेताओं को चाय पानी देकर उनका ध्यान खींचता था। एक दिन उसके नेता सोंग युकुन ने एक दस्तावेज मेज पर छोड़ दिया। उनके जाने के बाद गोंग बियाओ ने देखा कि वो छंटनी की सूची थी और उसमें वांग शियांग का नाम लिखा था। कुछ दिन पहले ही वह नेता अस्पताल में वांग शियांग से मिलने आया था और उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन अब वही मई दिवस श्रम मॉडल छंटनी की सूची में था, जिससे वांग शियांग बहुत आहत हुए। उन्होंने गोंग बियाओ से पूछा कि आज वह ये खबर क्यों बताने आया है। गोंग बियाओ ने सच बताया। उसने ये जोखिम इसलिए उठाया ताकि वांग शियांग उसे हुआंग लीरू से मिलवा दे। 20 साल बाद वांग शियांग ने एक टैक्सी देखी जिसकी नंबर प्लेट वही थी जो शेन मो की हत्या में शामिल गाड़ी की थी। हालांकि वो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, लेकिन वांग शियांग को पूरा यकीन था कि यही वो हत्यारा था जिसने शेन मो की हत्या की थी। कई साल पहले जब उनके बेटे को गलत तरीके से फांसी दी गई थी, तब असली हत्यारा बच निकला था और तब से वांग शियांग ने उसे पकड़ने का सपना देखा था। गोंग बियाओ की दोस्त शियाओ लू एक फार्मेसी चलाती थी। एक दिन उसने गोंग बियाओ को बताया कि एक व्यक्ति जिसकी टांग में चोट थी, उसने उसकी दुकान से 2 दवाइयां खरीदी। उसे एक और दवा चाहिए थी जो उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसने अपना फोन नंबर छोड़ा और कहा कि दवा आने पर कॉल कर देना। वांग शियांग को जब ये पता चला तो उन्हें लगा कि शायद यही हत्यारा है। उन्होंने शियाओ लू से कहा कि जैसे ही दवा आए वो उस व्यक्ति को कॉल करे। जब कॉल किया गया और स्थान पता चला तो वांग शियांग और गोंग बियाओ चुपचाप उसका पीछा करने लगे, लेकिन अचानक शियाओ लू गायब हो गई। जब वे उसे ढूंढ पाए तो देखा कि वो जमीन पर बेसुध पड़ी थी। दोनों ने मिलकर शियाओ लू को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जमा राशि मांगी। पता चला कि शियाओ लू को हाई वोल्टेज करंट लगा था। वांग शियांग हैरान थे, करंट लगने का हादसा कैसे हुआ।
अगले दिन वह उस जगह पर गए और देखा कि जहाँ शियाओ लू गिरी थी वहाँ एक लोहे की रिंच पड़ी थी। उधर हुआंग लीरू एक ब्यूटी सैलून खोलना चाहती थी। जब वो किराया और डिपॉजिट देने गई तो उसने देखा कि उसकी बैंक बुक में से 1.5 लाख युआन गायब है। वो गुस्से में गोंग बियाओ से पूछने लगी और उसे पता चला कि गोंग बियाओ ने कई दिन पहले ये पैसे कार खरीदने में खर्च कर दिए थे। उसी दिन पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा हुआ। हुआंग लीरू नाराज होकर घर छोड़ने और तलाक की धमकी देकर चली गई। वांग जियांग गोंग बियाओ को ढूंढ रहे थे क्योंकि गोंग बियाओ के आसपास रहने पर हमेशा कुछ न कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ जब पुलिस ने आर्किड में छापा मारा और गोंग बियाओ का खेल बीच में ही रुक गया। गोंग बियाओ परेशान थे, जिसे वांग जियांग समझ गए। उन्होंने गोंग बियाओ को अपराध स्थल पर मिले पाना रेंच के बारे में बताया, जिसकी जांच अभी बाकी थी। शियालू का घायल होना महज एक हादसा नहीं था, बल्कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर थी। गोंग बियाओ की गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली थी और उसे वापस पाने के लिए उन्हें वांग जियांग के साथ चलना पड़ता। वांग जियांग ने गोंग बियाओ को याद दिलाया कि वे अकेले हत्यारे को नहीं पकड़ सकते, उन्हें एक विशेषज्ञ की जरूरत है। वे दोनों बुजुर्गों के क्लब गए जहां वांग जियांग का विशेषज्ञ मा देशिंग वृद्धों के डांस ग्रुप में नाच रहे थे। 20 साल पहले मा देशिंग एक युवा और जोशीले व्यक्ति थे, लेकिन अब वो वृद्ध महिलाओं के चहेते बन चुके थे। कहानी 20 साल पीछे जाती है जब फैक्ट्री के पास एक रेस्टोरेंट था। एक दिन रेस्टोरेंट की नाली बंद हो गई और सफाई के दौरान उसमें से खून से सना एक बैग मिला जिसमें कटे हुए अंग थे। मालिक और सफाई करने वाला दोनों डर गए। मा देशिंग को ये देखकर अजीब मजा आया। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के ठीक सामने वो फैक्ट्री थी जहां वांग जियांग काम करते थे और उन्हें लगा कि शव शायद वहीं से नदी के जरिए आया होगा। पुलिस फैक्ट्री में जांच के लिए आई। वांग जियांग छंटनी से बचने के लिए पुलिस की मदद करना चाहते थे। उन्होंने सुना कि पुलिस का एक स्पेयर टायर चोरी हो गया है, तो उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। पुलिस उनसे प्रभावित हुई और उन्हें थाने ले गई। वहां वांग जियांग ने एक आदतन अपराधी को पकड़ने में भी मदद की। मा देशिंग ने उन्हें बताया कि हुआईगोंग क्षेत्र के पास अंगों से भरे 2 बैग मिले थे जो शायद फैक्ट्री से संबंधित थे। शेन मो एक कॉलेज की छात्रा थी जो एक एंटरटेनमेंट क्लब में पियानो बजाकर अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती थी। इंटरव्यू के पहले दिन मैनेजर ने उसके साधारण कपड़ों पर टिप्पणी की और उसे शिफॉन स्कर्ट पहनने का सुझाव दिया। उसी समय वांग यांग को शेन मो से लगाव हो गया और उसे भी उसी क्लब में वेटर की नौकरी मिल गई। उसने देखा कि एक अमीर आदमी शेन मो को परेशान कर रहा था और उससे जबरदस्ती द लव ऑफ द वाटर कैरियर बजाने के लिए कह रहा था। शेन मो के मना करने पर वो आदमी गुस्सा हो गया और उसने उसके चेहरे पर पैसे फेंक दिए। वांग यांग को वह मालिक बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने सोचा कि उसके जाने के बाद वो कुछ करेगा, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई पहले से ही मालिक को पीट रहा है। एक युवक गलती से मालिक की कार से टकरा गया था और मालिक ने उसे डांटा। इस पर युवक के दोस्त ने लोहे की वस्तु से मालिक के दांत तोड़ दिए। वांग यांग ने ये सब देखा और जब वो समूह चला गया तो उसने आगे बढ़कर मालिक को जोर से लात मारी। इसके बाद वांग यांग ने शेन मो को रिझाना शुरू किया। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान बारिश में उसने शेन मो के लिए छाता पकड़ा, जिससे वो बाकी क्लासमेट्स के बीच चर्चा का विषय बन गया। क्लब में काम करते हुए वह रोज शेन मो को मोटरसाइकिल से कॉलेज छोड़ने लगा। वे दिन उसके लिए बहुत खास थे और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी रोशनी और खुशियों से भर गई है। वांग शांग कपड़े लेकर मा देशिंग के पास गया और अपनी मंशा साफ साफ बता दी। उसने उम्मीद जताई कि मा देशिंग उसे केस सुलझाने में शामिल होने देंगे, बस शर्त ये थी कि केस सुलझने के बाद उसमें उसका नाम जुड़ जाए। यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो कुछ उपलब्धि हासिल कर सके और उसे नौकरी से न निकाला जाए। घर लौटने पर वांग शांग की पड़ोसन एक बूढ़ी महिला रजाइयां धूप में सुखा रही थी। पहले जब हड्डियां दिखाई दी थी तो वो डर गई थी और गोंग बियाओ ने उसे तसल्ली दी थी और कहा था कि आगे से ऐसी अजीब चीजें अपने घर न लाया करे। उस बूढ़ी महिला ने पलटकर जवाब दिया कि पहले वो अपने बेटे की देखभाल करे। गोंग बियाओ को पता चला कि दिन में उसकी पत्नी ने दा शियान को घर बुलाया था। उसने बताया कि उनका बेटा वांग यांग कुछ दिनों से बेचैन है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। तभी रसोई से कुछ जलने की महक आई। पता चला कि वांग यांग अंडे तलते समय गैस बंद करना भूल गया था और अंडे जल गए थे। वांग शांग ने बेटे का माथा छूकर देखा। बुखार तो नहीं था, लेकिन बेटा पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग यांग ने अपने पिता से केस की प्रगति के बारे में पूछा। वांग शांग ने सिर्फ इतना बताया कि संदिग्ध एक महिला है, लेकिन अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। वांग यांग ने कहा कि अगर एक दिन वह अपने गृहनगर में न हो तो उसके माता पिता को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वांग शांग ने उसके माथे पर हाथ मारा और कहा कि ज्यादा न सोचा करे। उन्होंने समझाया कि उनके गृहनगर में आज भी चांदनी चमकती है, इसलिए उसे घर पर ही शांति से रहना चाहिए। वांग शांग और गोंग बियाओ ने मा देशिंग को साथ लिया और अब वे नकली नंबर प्लेट के धंधे से शुरुआत करने की तैयारी कर रहे थे।
माँ देशिंग एक गश्ती अधिकारी को लाया जो इस इलाके के लोगों को जानता था। उसने नंबर प्लेट देखकर स्थिति का अंदाजा लगा लिया और वांग शियांग को उस दलाल का फोन नंबर दिया जो नकली नंबर प्लेटों का सौदा करता था। वांग शियांग ने उस नंबर पर कॉल किया और पता चला कि बेचने वाला शख्स शिंग जियानचुन है, जो पहले फैक्ट्री के सुरक्षा विभाग में काम करता था और अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता था। अब वो रिटायर हो चुका है लेकिन गैर कानूनी कामों में शामिल है। शिंग जियानचुन ने नकली नंबर प्लेट का सौदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए वांग शियांग को मा देशिंग और गोंग बियाओ के साथ निगरानी जारी रखनी पड़ी। वे बारी बारी से पूरी रात निगरानी करते रहे और आखिरकार अगली सुबह कोई जाल में फंसा। मा देशिंग पहले एक आपराधिक जांच अधिकारी था और उसे चोर पकड़ने का अच्छा अनुभव था। उसने पूरी रात डटे रहकर निगरानी की, जबकि युवा लोग थककर चूक गए। इस बार वांग शियांग ने नकली नंबर प्लेट बेचने वाले को एक रेस्टोरेंट में बुलाया। असल में उन्हें सिर्फ ये देखना था कि सामने वाला पैसा लेते ही पकड़ा जाए। वांग शियांग ने सही समय पर सही लोगों को खोजा और आखिरकार शिंग जियानचुन को रंगे हाथों पकड़ लिया। गोंग बियाओ को लगा कि उस आदमी ने कमर पर कुछ भारी चीज बांधी हुई है और शायद कोई बड़ा सुराग या खजाना होगा, लेकिन जब देखा तो पता चला कि वो तो पेशाब की थैली थी। शिंग जियानचुन जमीन पर गिरकर रोने और लौटने लगा। गोंग बियाओ उस पर चिल्लाया कि कबूल कर ले, नहीं तो थाने ले जाएगा। कभी वे दोनों एक ही फैक्ट्री में सहकर्मी थे, लेकिन अब वो वांग शियांग ने गलती से देखा कि उनके सहकर्मी लियू क्वानली गुप्त रूप से कंपनी की ट्रेन का उपयोग माल परिवहन के लिए कर रहे थे। इस मुद्दे में न केवल लियू क्वानली शामिल थे, बल्कि कार्यशाला निदेशक भी शामिल थे। सुरक्षा विभाग के जिंग जियानचुन ने चुपचाप वांग शियांग को बुलाया और उन्हें सिगरेट के 2 पैकेट दिए। वांग शियांग दशकों के अनुभव वाले एक अनुभवी ट्रेन कंडक्टर जानते थे कि एक बार जब वे संदिग्ध सौदों में शामिल हो जाएंगे तो बाहर निकलना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से ट्रेन के एक हिस्से में छेड़छाड़ की। अगले दिन ट्रेन बीच रास्ते में खराब हो गई और जब मरम्मत दल इसे ठीक करने आया तो उन्होंने अनधिकृत परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण को खोज निकाला। उस समय वांग शियांग का मासिक वेतन बहुत कम था। उनकी पत्नी 40 युआन से कम में एक बड़ा स्वेटर बुनकर कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करती थी। वांग शियांग ने प्रीमियम सिगरेट के 2 पैकेट भी लौटा दिए, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी बने रहना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अनजाने में कुछ लोगों के निहित स्वार्थों को बाधित कर दिया था। वांग शियांग का बेटा वांग यांग एक मनोरंजन क्लब में वेटर के रूप में काम कर रहा था। वह हर दिन जल्दी निकलता और देर से घर आता था और उसकी मां वास्तव में नहीं जानती थी कि वह क्या कर रहा था। वांग शियांग चाहते थे कि उनका बेटा 1 साल स्कूल दोहराए, लेकिन वांग यांग ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह अपने पिता की फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना चाहता है। वह रोजाना काम पर जाता था और जब भी घर पर अच्छा खाना होता था वह शेन मो के लिए कुछ ले जाता था। दोनों दोस्त बन गए और वांग यांग ने शेन मो को अपने पिता की फैक्ट्री देखने के लिए भी आमंत्रित किया। कई लोगों ने कभी लोकोमोटिव के अंदर नहीं देखा था, लेकिन क्योंकि उनके पिता एक कंडक्टर थे, उनके पास वो विशेषाधिकार था। शेन मो और वांग यांग ट्रेन देखने के लिए शांत रेलवे ट्रैक पर चले। वांग यांग ने अपने पिता के जीवन के बारे में बात की, कहा कि उनके पिता बहुत रूढ़िवादी थे और हमेशा बहुत पारंपरिक जीवन जीते थे। हालांकि उनकी अलग आकांक्षाएं थीं, वो एक कवि बनना चाहते थे, जो शेन मो को दिलचस्प लगा। वांग यांग ने फिर उसे अपनी एक कविता सुनाई जो उसने अभी लिखी थी। जैसे ही उसने उसके रोमांटिक और शुद्ध शब्दों को सुना, शेन मो अपनी दर्दनाक यादों की छाया में डूब गई। शेन मो के चाचा और चाची उनसे मिलने आए। उनके चाचा अच्छे इंसान नहीं लग रहे थे, लेकिन चूंकि वांग शियांग का पालन पोषण उनके घर में हुआ था, इसलिए उन्होंने उनका सम्मान किया। जब देर हो गई तो वांग शियांग ने उन्हें एक होटल खोजने में मदद की। उस रात चाचा ने जानबूझकर अपनी पत्नी को भेज दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और शेन मो के प्रति अनुचित व्यवहार किया। शेन मो ने अपने गुस्से को रोकने की कोशिश की और उसे उकसाने से बचा। उस रात वांग शियांग की पत्नी लगातार दरवाजे पर दस्तक देती रही। जब वांग शियांग ने दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया कि एक चूहा दरवाजे से बंधा हुआ है, संघर्ष कर रहा है और लोहे के दरवाजे को खड़खड़ा रहा है। वो जानते थे कि ये लियू क्वानली की घटना से संबंधित होना चाहिए, कोई बदला ले रहा था। उन्होंने एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस की और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो जानती है कि उनका बेटा कहाँ काम कर रहा है। इस बीच वांग यांग ने काम पर शेन मो को टाइटैनिक का मूवी टिकट दिया। शेन मो हिचकिचाए, लेकिन वांग यांग ने उसे टिकट दिया और चला गया। उसके चाचा उसे खोजने के लिए उसके स्कूल आए और देखा कि रात के 10 बज चुके थे और वो नहीं लौटी थी। उसने शेन मो के छात्रावास के साथियों से भी पूछा कि क्या उसका कोई प्रेमी है। उसका व्यवहार अजीब था और उसके सहपाठी क्या कहें अनिश्चित थे। उन्होंने उसे ज्यादा नहीं बताया। उस दिन शेन मो का जन्मदिन था। अनाथालय की उसकी दोस्त फू जून ने उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में एक बीपी पेजर दिया। वांग शियांग बहुत खुश थे। शेन मो ने कामना की कि वे सभी एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकें और फिर मोमबत्तियां बुझाईं। अगली सुबह अपनी कक्षा समाप्त करने के तुरंत बाद वांग शियांग होटल के लिए दौड़े।
एक छात्रावास के साथी ने उन्हें बताया कि शेन मो के दादा उसे ढूंढ रहे थे। उसने दावा किया कि उसने उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में नए कपड़े खरीदे हैं और उसे तुरंत उन्हें आजमाने के लिए कहा। शेन मो स्पष्ट रूप से नाखुश थी। उसकी चाची पूरे समय बिस्तर पर लेटी रही, जबकि चाचा एक कमांडर की तरह आदेश दे रहे थे, उसे मना करने की अनुमति नहीं दे रहे थे। शेन मो के पास कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्थिति बहुत असहज थी। दादा ने कपड़े बदलने के बाद उसकी कॉलर को समायोजित करने में मदद की, उसके बहुत करीब खड़े रहे और उससे कहा कि अब काम न करे ताकि उसे बुरे लोगों का सामना न करना पड़े। अंततः वांग शियांग ने अपने बेटे को क्लब में वेटर के रूप में काम करते हुए पाया। वो इतना पारंपरिक था कि जब उसने अपने बेटे को वेटर की वर्दी में ग्राहकों के सामने झुकते हुए देखा तो उसने तुरंत वांग यांग को घर वापस बुला लिया। उस रात शेन मो ने वांग यांग के साथ टाइटैनिक देखने की योजना बनाई थी। इसके बजाय उसने इसे अकेले देखा। जब वो थिएटर से बाहर निकली तो उसने अपने दादा को उसका इंतजार करते हुए देखा। उसकी लंबी छाया उस पर मंडरा रही थी। शेन मो ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक जंगली जानवर हो जिससे वो बच नहीं सकती थी। वांग शियांग और उनका परिवार। वांग शियांग अपने बेटे के साथ रात का खाना खाने गए और उन्होंने एक साथ इंस्टेंट नूडल्स खाए। उनके बेटे ने देखा कि वांग शियांग पिछले कुछ दिनों से खोए खोए से हैं और उनसे पूछा कि क्या हुआ है, यह सोचकर कि क्या उसे खुद बीजिंग जाना चाहिए। वांग शियांग ने उसे अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि बीजिंग सांस्कृतिक केंद्र है और वहां रहने से बेहतर भविष्य मिलेगा। अगले दिन वांग यांग काम पर गया और देखा कि शेन मो के चाचा उसकी नौकरी छोड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं। वांग यांग को नहीं पता था कि क्या हुआ है और जब शेन मो के चाचा चले गए तो वो तुरंत उनके पीछे ये पूछने के लिए भागा। चाचा के चेहरे पर एक भयावह भाव था। वांग यांग के चारों ओर चक्कर लगाया और पूछा कि क्या वो शेन मो को डेट करना चाहता है। सीधे तौर पर कहा कि वांग यांग उसके लायक नहीं है। 1 या 2 दिन तक शेन मो को न देखने के बाद वांग यांग ने आखिरकार उसके छात्रावास में फोन किया। शेन मो ने कहा कि वो बार में पियानो बजाने नहीं आ सकती। वांग यांग ने फिर उसे एक फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। पिछली बार वे एक पुल पर मिले थे। शेन मो ने वांग यांग को बताया कि उनके रहने का वातावरण अलग है और उससे अब उसे न ढूंढने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि उसकी हथेली पर 4 रेखाएं हैं, जिसका मतलब है कि वो स्वभाव से सख्त है। वांग यांग ने इस पर विश्वास नहीं किया और उसे ये कहकर प्रोत्साहित किया कि भाग्य उसके हाथों में नहीं बल्कि अपने हाथों में है। उसने अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए नदी में छलांग भी लगा दी। शेन मो ने एक छपाक की आवाज सुनी और पुल के नीचे का पानी तेज था। वो इतनी डरी हुई थी कि वो नदी के किनारे भाग गई और वांग यांग का नाम चिल्लाया। वो उसे ढूंढने के लिए नदी में भी भाग गई, लेकिन वांग यांग पानी से बाहर आ गया और तुरंत उसे किनारे पर आने के लिए कहा। वांग शियांग लंबे समय से अपने बेटे के लिए अपनी फैक्ट्री में काम की व्यवस्था करना चाहता था। जब उसने अपने बेटे को हर दिन देर से घर आते देखा तो उसे चिंता हुई। उसकी पत्नी ने कुछ छिपी हुई शराब निकाली और उसे फैक्ट्री मैनेजर सोंग युकुन को देने के लिए कहा। हालांकि वांग शियांग आमतौर पर शर्मीला था, वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा बाहर भटकता रहे। इसलिए उसने शराब ली और फैक्ट्री के बाहर सोंग युकुन का इंतजार किया। उसने अंधेरा होने तक इंतजार किया, लेकिन सोंग युकुन इमारत से नीचे नहीं आया। आखिरकार वो उससे बात करने के इरादे से ऊपर भागा, लेकिन उसने सोंग युकुन को एक महिला के साथ घूमते हुए देखा। जब सोंग युकुन ने शोर सुना और ऊपर देखा तो वांग शियांग भयभीत हो गया और नीचे भाग गया। सोंग युकुन उसका पीछा करते हुए आया। उसकी बेल्ट अभी भी ढीली थी। उसने वांग शियांग को इसे गुप्त रखने की चेतावनी दी। वांग शियांग समझ गया कि ये कितना गंभीर था और जल्दी से सिर हिलाकर कहा कि उसने कुछ नहीं देखा है। शेन मो को उसके चाचा ने फिर से एक होटल में बुलाया। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। शेन मो जानती थी कि उसके चाचा के इरादे गलत हैं। इस बार उसने साहस जुटाकर उससे कहा कि वो पहले से ही एक वयस्क है और अब से अपने मामलों को खुद संभालेगी। उसने अपने चाचा से ये गणना करने के लिए कहा कि उसने उस पर कितना पैसा खर्च किया है और उसे ठीक से चुकाने का वादा किया। हालांकि उसके चाचा सहमत नहीं हुए। उसने अपनी बेल्ट निकाली और शेन मो को बेरहमी से पीटा। पिटाई के दौरान शेन मो की चाची ने शोर सुना और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन चाचा की धमकियों के तहत उसे जबरन कमरे से बाहर धकेल दिया गया। शेन मो के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और उसे बुरी तरह पीटा गया। 20 साल पहले वांग शियांग ने अभी पता लगाया था कि फैक्ट्री निदेशक का अफेयर चल रहा है। एक दिन वांग शियांग को खाना पहुंचा रहा था जब वो जिंग जियानचुन से टकरा गया। जिंग जियानचुन ने कहा कि वांग शियांग वित्त विभाग में अपना वेतन ले रहा था। चूंकि वांग यांग हमेशा जिंग जियानचुन को चाचा कहता था, इसलिए उसने बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास किया और वित्त विभाग में चला गया। जब वो पहुंचा तो उसने तिजोरी को खुला पाया और नकदी के ढेर देखे। कुछ गलत होने का एहसास होने पर वांग यांग ने जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि दरवाजा बाहर से बंद था। जल्द ही लोगों का एक समूह अंदर आया और उस पर चोरी का आरोप लगाया।
उन्होंने वांग यांग को बांध दिया और घोषणा करने के लिए एक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया कि उन्होंने एक चोर को पकड़ा है और उसे पुलिस स्टेशन भेज रहे हैं। जब वांग शियांग को खबर मिली तो वो भाग कर आया। यह जानकर कि उसके बेटे पर झूठा आरोप लगाया गया है, उसने जल्दी से जिंग जियानचुन को एक तरफ खींचा और कहा कि वो तब से माल परिवहन में मदद करना शुरू कर देगा और कुछ चीजों पर आंखें मूंद लेगा। जिंग जियानचुन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था और वांग यांग को रिहा कर दिया। 20 साल बाद जिंग जियानचुन फिर से वांग शियांग के पास आया, इस बार अपनी मर्जी से सुराग पेश करते हुए। उसने कहा कि वो नकली लाइसेंस प्लेट के संचालन में केवल एक बिचौलिया था और वास्तविक निर्माता से केवल एक बार मिला था। वांग शियांग ने वांग बेई को जिंग जियानचुन के विवरण के आधार पर संदिग्ध का एक स्केच बनाने के लिए कहा। जिंग जियानचुन ने जवानी में कई बुरे काम किए थे, लेकिन बुढ़ापे में वो यूरेमिया से पीड़ित था और उसे मूत्र कैथेटर के साथ रहना पड़ता था। उसे सप्ताह में 2 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। इसे प्रतिशोध के रूप में देखा गया। जब वो चला गया तो वांग शियांग ने उसे कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन जिंग जियानचुन ने मना कर दिया। वांग बेई को लगा कि उसके पिता उसके भाई के हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। वांग शियांग ने इनकार नहीं किया, उसने खुलकर स्वीकार किया, लेकिन कहा कि वो नहीं चाहता कि वांग बेई प्रभावित हो और उसे अपनी परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उसने कहा कि वो अगले दिन वांग बेई को व्यक्तिगत रूप से रेलवे स्टेशन ले जाएगा। वांग जियांग और गोंग बियाओ को आखिरकार नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति मिल गया। सबूतों के साथ गोंग बियाओ अब वो कार चला सकता था जो उसने खरीदी थी। मूल रूप से मा डैशिंग को भी उनके साथ मामले की जांच करने का काम सौंपा गया था। हालांकि उन्हें टैक्सी का सुराग मिल गया था, लेकिन उन्हें अभी भी हिट एंड रन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला था। मा डैशिंग ने पूछा कि क्या नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जानता था कि पीड़ित को किसने टक्कर मारी थी। एक जांचकर्ता के रूप में अपनी प्रवृत्ति के आधार पर मा डैशिंग को लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं और उन्होंने वांग जियांग से पूछा कि क्या कुछ और छिपा हुआ है। वांग जियांग ने अपने फोन से एक संजोई हुई तस्वीर निकाली और उसे मा डैशिंग को दिखाई। पता चला कि वांग जियांग अभी भी अपने बेटे वांग यांग के हत्यारे की तलाश कर रहा था। ये मा डैशिंग के दिल में भी एक कांटा बन गया था। 20 साल पहले उसने वो दृश्य देखा था जहां वांग यांग की मृत्यु हुई थी और निष्कर्ष निकाला था कि उसने आत्महत्या की थी। हालांकि वांग जियांग ने जोर देकर कहा कि उसके बेटे को फंसाया गया था और वो अपने बेटे के व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह से जानता था। वांग यांग आत्महत्या नहीं कर सकता था। दोनों पुरुषों में बहस हुई और यहाँ तक कि वे गुस्से से कांप उठे। वांग जियांग ने जोर देकर कहा कि फू वेजुन ने उसके बेटे को मारा था, लेकिन मा डैशिंग ने उसे याद दिलाया कि फू वेजुन पहले से ही जेल में था और अपनी सजा के बीच में किसी को नहीं मार सकता था। लीरू ने बिना अनुमति के अपनी डबल पलकें कटवा लीं और परिणाम स्वरूप उसकी एक आंख बहुत सूज गई। जब वह व्यक्ति जिसने ये किया था उसे मिला तो वे लगातार बात करते रहे और मुआवजे के रूप में 150,000 युआन की मांग की। गोंग बियाओ को लीरू के लिए दुख हुआ और उसने घटना को कवर करने के लिए 100,000 युआन का एक इकरारनामा लिखा। उन्होंने सोचा कि वे अभी भी एक जोड़े के रूप में खुशी से रह सकते हैं, लेकिन लीरू ने अप्रत्याशित रूप से उस दिन तलाक मांगा। गोंग बियाओ को कुछ दिनों के लिए वांग जियांग के साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तूफानी रात में मा डैशिंग भी आया और वांग जियांग को बताया कि फू वेजुन की 2 महीने पहले जेल में मृत्यु हो गई थी। 20 साल पहले शुनमो के चाचा ने उसे मारा था और फू वेजुन को तुरंत इसके बारे में पता चल गया। वो शेन हुई के स्कूल गया और जानबूझकर शेन हुई की बाह तोड़ने का बहाना ढूंढा। नतीजतन शेन मो के चाचा को अपने बेटे की देखभाल के लिए घर जाना पड़ा। जब शेन मो ने सुना कि उसके चाचा जा रहे हैं तो वो उसका सामान पैक करने में मदद करने गई। उसके चाचा को पता था कि उसके बेटे की चोट शेन मो से संबंधित है और उसने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा कि वो जल्द या बाद में उसके हाथों मर जाएगी। आखिरकार चाचा चले गए। वांग यांग के टाइटैनिक न देखने के अफसोस को दूर करने के लिए शेन मो ने एक डीवीडी किराए पर ली और वांग यांग को फू वेजुन के किराए के घर पर फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। ये पहली बार था जब वांग यांग फू वेजुन से मिला था। फू वेजुन की आंखें तिरस्कार और यहाँ तक कि शत्रुता से भरी हुई थीं। शायद उसे एहसास हो गया था कि वांग यांग शेन मो का पीछा कर रहा था। 20 साल पहले गोंग बियाओ ने लीरू का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया। गोंग बियाओ ने कई बार अपनी ताकत का बखान किया और यहाँ तक कि कहा कि वो मूल रूप से एक अभिनेता बनने के लिए उपयुक्त था, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिक्षा जगत में चला गया। लीरू को साहित्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी और गोंग बियाओ के खोखले वादों में उसकी और भी कम दिलचस्पी थी। फिल्म के बाद वो चली गई। गोंग बियाओ लीरू का पीछा करने के लिए दृढ़ था और उसी रात वांग जियांग को ढूंढने के लिए कारखाने लौट आया।
वह जानता था कि लीरू वांग जियांग की भाभी थी, इसलिए वेई को घेरकर झाओ को बचाने की रणनीति काम करनी चाहिए। वांग जियांग ने गोंग बियाओ को लीरू से अच्छे से बात करने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की, इस शर्त के साथ कि गोंग बियाओ उसे मामले की जांच में मदद करे। गोंग बियाओ तुरंत सहमत हो गया। अगली सुबह दोनों कारखाने के सीवर में गए और कपड़ों का एक बड़ा बैग मिला। जैसे ही वांग जियांग प्लास्टिक बैग को ध्यान से देखने के लिए खोलने वाला था, कोई भागता हुआ आया और कहा कि वांग यांग को पुलिस ले गई है। मा डैशिंग ने शेन मो के स्कूल में स्थिति की जांच के लिए एक टीम का नेतृत्व किया। होमरूम शिक्षक ने उन्हें तस्वीरों का एक ढेर दिखाया जो शेन मो की नग्न तस्वीरें थीं। उसने दुख में पुलिस को बताया कि किसी ने उसकी मृत्यु से पहले स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर उसकी नग्न तस्वीरें पोस्ट की थीं और दावा किया था कि वो एक बार होस्टेस थी और उसका अनुचित निजी जीवन था। पूरे स्कूल को इसके बारे में पता था और प्रिंसिपल स्कूल की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने से डरते थे, इसलिए उन्होंने मामले को दबा दिया और पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया। वांग यांग पहले शेन मो की तलाश में स्कूल गया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से संदिग्ध बन गया। वांग ये जियांग घबराकर पुलिस स्टेशन भागा, जबकि वांग यांग पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद जाने की तैयारी कर रहा था। वांग ये जियांग रास्ते में अपने बेटे से टकरा गया, लेकिन उसका बेटा भाग गया। मां डेशिंग ने जानबूझकर पुलिस स्टेशन पर वांग जियांग से दूरी बनाए रखी, जिससे वो बहुत संदिग्ध हो गया। वो करवटें बदलता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ समय पहले अपने बेटे के बिस्तर के नीचे एक स्टील फैक्ट्री की शर्ट देखी थी, लेकिन उसने उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वांग ये जियांग तुरंत शर्ट की तलाश में गया और उस पर कई खून के धब्बे देखकर डर गया। वो सदमे से जमीन पर बैठ गया। वांग जियांग अपने बेटे के बिस्तर के नीचे खून से सने कपड़े देखकर डर गया और बहुत देर तक कुर्सी पर सुन्न होकर बैठा रहा। अचानक उसने खिड़की के बाहर किसी को अपने बेटे का नाम चिल्लाते हुए सुना। वह उसके बेटे का दोस्त क्वेबो निकला। पहले तो क्वेबो ने वांग जियांग को ये नहीं बताया कि उसका बेटा अक्सर कहाँ जाता था, लेकिन बाद में वांग जियांग के बार बार आग्रह करने पर उसने आखिरकार उसे बता दिया। आधी रात में वांग जियांग क्वेबो को उस वीडियो हॉल में ले गया जहां उन्हें वास्तव में वांग यांग मिला। वांग यांग घर नहीं जाना चाहता था और क्वेबो को ये पता चलने पर कि उसने वांग जियांग को सूचित किया था, उसे मारा भी। वांग जियांग ने पहले कभी अपने बेटे को किसी को मारते हुए नहीं देखा था। वीडियो हॉल में एक और व्यक्ति खड़ा था, एक ठेठ छोटा गुंडा जिसे वांग जियांग ने पहले पुलिस स्टेशन में देखा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया था, लेकिन वो अभी भी ईमानदार नहीं था। जब वांग जियांग ने उसे भागने की कोशिश करते देखा तो उसने उसे ठोकर भी मार दी, जिससे उस पर गहरी छाप पड़ी। वांग जियांग आखिरकार वांग यांग को घर वापस लाने में कामयाब रहा। उसने शांत रहने की कोशिश की और अपने बेटे से उसके कपड़ों पर खून के बारे में पूछा। वांग यांग को कुछ मुश्किल लग रहा था और उसने अपने पिता से 2 और दिन की भीख मांगी, ये कहते हुए कि उसे कुछ काम करने हैं। वांग जियांग को अपने बेटे की जेब में फू वेजुन का एक नोट मिला, जिसमें वांग यांग को एक निश्चित दिन पर एक निश्चित कार लेने और उससे मिलने के लिए कहा गया था। ये देखकर कि उसका बेटा असहयोगी था और कुछ कठोर कर सकता था, वांग जियांग ने तुरंत अपनी पत्नी की मदद से उसे बांध दिया और घर में बंद कर दिया। जब तक बच्चा उनकी निगरानी में था, वे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। वांग जियांग ने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसने किसी को मारा है, और वांग यांग ने कहा कि उसने नहीं मारा। वांग जियांग की पत्नी ने यह सुना और जान गई कि उनके बच्चे ने निश्चित रूप से किसी को नहीं मारा था। आमतौर पर उनका बच्चा एक मुर्गी को मारने की भी हिम्मत नहीं करता था। अपने बेटे को पूरे दिन घर पर रखना कोई समाधान नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द उसके लिए कुछ काम ढूंढना होगा। इसलिए वांग जियांग घबराते हुए फैक्ट्री के डायरेक्टर से मिलने गया। उम्मीद थी कि वो वांग यांग को काम पर रख लेगा। हालांकि डायरेक्टर ने न केवल वांग यांग को काम पर रखने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि उसने वित्त विभाग से चोरी की है। फैक्ट्री ऐसे किसी भी कमीने को वहां काम करने की अनुमति कभी नहीं देगी। डायरेक्टर ने एक लोक सुरक्षा अधिकारी को गवाह के तौर पर पेश करने का दावा भी किया। वांग जियांग को अभी अभी डायरेक्टर के अफेयर का पता चला था और अब उसके बेटे को फंसाया जा रहा था। वो ठीक से जानता था कि क्या चल रहा था और डायरेक्टर के साथ बहुत स्पष्ट था। उसने माना कि उसने उस रात कुछ नहीं देखा और वो नहीं जानता कि डायरेक्टर किसके साथ था, इसलिए डायरेक्टर को उससे सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि डायरेक्टर पाखंडी था और उसने वांग जियांग पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया। अंत में वांग जियांग ने उसे चेतावनी दी कि वो वांग यांग के पीछे न जाए और कुछ भी अत्यधिक न करे। उन्हें नहीं पता था कि फैक्ट्री से पहले कौन निकलेगा। लू, जो अक्सर डायरेक्टर जिंग को रिश्वत देता था, ने शेन मो पर ध्यान दिया, जो विक्टोरिया के रेस्तरां में मेहमानों का मनोरंजन करते हुए पियानो बजाती थी। लू ने उसे 300 युआन की उदार टिप दी और विक्टोरिया के मैनेजर से उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। शेन मो ने मना कर दिया और केवल विनम्रता से मुस्कुराई। जब मैनेजर ने उसे लू को और पीने के लिए मनाने को कहा तो शेन मो ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी। उसकी दृढ़ता देखकर मैनेजर मान गया। उस रात विक्टोरिया की एक होस्टेस यिन होंग ने बहुत अधिक पी ली और एक बस में उल्टी कर दी। यात्रियों ने उसे घृणा से बस से बाहर निकाल दिया, लेकिन शेन मो उसके पीछे गई और उसे टिश्यू दिए।
यिन होंग चलने के लिए बहुत नशे में थी, इसलिए शेन मो उसे एक वीडियो हॉल में ले गई और उसे रात भर वहीं सोने दिया। फू वेजुन को पहली नजर में यिन होंग पसंद आ गई और उसने उसे एक फूल दिया। यिन होंग बता सकती थी कि वह दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वो गूंगा था और वो जीवन नहीं दे सकता था जो वो चाहती थी। विक्टोरिया में यिन होंग लू से मिली, जिसने उसे एक गिलास शराब दी, मीठी मीठी बातें की और आसानी से उसे बिस्तर पर ले गया। यिन होंग ने भोलेपन से माना कि श्री लू ने उसे पसंद कर लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सहकर्मी की डेस्क पर भी वही परफ्यूम है जो श्री लू ने उसे दिया था, तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। जल्द ही श्री लू ने उसे एक प्रस्ताव दिया। अगर वो शेन मो को जीतने में उसकी मदद कर सकती है तो वह उसे बड़ी रकम देंगे। पहले तो यिन होंग ने मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने अपना मन बदल लिया और पैसे के बदले में शेन मो को रात के खाने पर आमंत्रित किया। उस दिन शेन मो की नग्न तस्वीरें स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक झूठी रिपोर्ट के साथ पोस्ट की गई, जिसमें उस पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। पूरे स्कूल, यहाँ तक कि पुलिस भी वांग जियांग के मामले की जांच कर रही थी, हालांकि उसने कभी कोई अवैध गतिविधि नहीं की थी। यह स्पष्ट नहीं था कि इन हमलों के पीछे कौन था। शेन मो उदास महसूस कर रही थी जब यिन होंग ने उसे खाने के लिए बाहर बुलाया। कुछ गिलास शराब पीने के बाद शेन मो बाथरूम गई और उसी पल यिन होंग ने उसके गिलास में एक पाउडर वाली दवा मिला दी। मा देसिंग नकली टैक्सी शेन हुई द्वारा मारे गए व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में पूछने के लिए पुलिस स्टेशन लौटा। ये हैरान करने वाला था कि जिस व्यक्ति को मारा गया उसने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि सीधे अस्पताल चला गया और चला गया। मा देसिंग ने पुलिस स्टेशन में शेन मो के चचा शेन डोंगलियांग को देखा और पता चला कि शेन हुई उसका बेटा है। उसे एक अस्पष्ट भावना थी कि कुछ गड़बड़ है। सुरागों की फिर से जांच करने के लिए मा देसिंग ने विशेष रूप से अपने शिष्य को खोजा, जो उसके अधीन काम करता था और अब पुलिस प्रमुख बन गया था। मामले की फाइल देखने के लिए उन्हें किसी की मदद मांगनी पड़ी। मा देसिंग ने पुलिस प्रमुख को बारबेक्यू के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उस व्यक्ति ने, जो अब सत्ता में था, उसे गंभीरता से नहीं लिया और मामले की फाइल प्राप्त नहीं हुई। अब उन्हें फू वेजुन से पूछना था, लेकिन उनका 2 महीने पहले निधन हो गया था। मा देसिंग, वांग जियांग और गोंग बियाओ अंतिम संस्कार घर गए और सुना कि फू वेजुन की राख शेन डोंगलियांग नामक किसी व्यक्ति ने ले ली थी। वांग जियांग ने स्थिति के बारे में अधिक जानने के लिए शेन डोंगलियांग को खोजने का फैसला किया। उन तीनों को वह आवासीय क्षेत्र मिला जहां शेन डोंगलियांग रहते थे। गेट बंद था और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। वांग जियांग ने बहाना बनाया कि वे संपत्ति प्रबंधन से हैं और पड़ोसी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। पड़ोसी ने उन्हें संपत्ति प्रबंधन कर्मचारी समझ लिया, जिन्हें जल निकासी पाइप में रिसाव को ठीक करने के लिए बुलाया गया था, और जोर देकर कहा कि वे जाकर इसे ठीक करें। चूंकि उन्होंने पहले ही झूठ बोल दिया था, इसलिए वांग जियांग को जल निकासी पाइप को ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 3 लोगों ने जल निकासी पाइप की मरम्मत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, वास्तविक संपत्ति रखरखाव कर्मचारी आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया और संपत्ति कर्मियों ने उन पर संपत्ति कर्मियों का प्रतिरूपण करने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया। उसी समय वांग जियांग पानी के पाइप के मुख्य वाल्व को बंद करने के लिए ऊपर चला गया। गोंग बियाओ और मा देसिंग को 2 संपत्ति कर्मियों ने पकड़ लिया। वांग जियांग अभी भी शेन डोंगलियांग के घर जाकर देखना चाहता था। वो दरवाजे पर झुका और अप्रत्याशित रूप से दरवाजा खुल गया। वांग जियांग कमरे में चला गया और पाया कि कमरा घने धुएं से भरा हुआ था। शेन डोंगलियांग की पत्नी, जो बिस्तर पर लकवाग्रस्त थी, का ऑक्सीजन मास्क हटा दिया गया था, जबकि शेन डोंगलियांग को कई बार चाकू मारा गया था और उसकी भयानक मौत हो गई थी। वांग जियांग ने तुरंत पुलिस को बुलाया। नतीजतन उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गोंग बियाओ को लगा कि ये बहुत संयोग है कि शेन डोंगलियांग फू वेजुन की राख लेने गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। चीफ ने मा देसिंग से निजी तौर पर बात की, जिसमें अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उनसे परेशानी न करने के लिए कहा। आजकल मा देसिंग को निकाल दिया गया है और स्वाभाविक रूप से उसका उपयोग करने का कोई मूल्य नहीं है। उसके पूर्व प्रशिक्षु ने उसे महत्वपूर्ण नहीं माना। पुलिस को शेन डोंगलियांग के घर से फू वेजुन के कुछ पत्र मिले, जिनमें से कई हेलोंगलियांग से भेजे गए थे और यिन होंग को संबोधित थे। चीफ ने आगे की जांच के लिए हेलोंगजियांग पुलिस के साथ समन्वय करने के लिए कहा। 20 साल पहले इसी दिन उपद्रवियों का एक समूह वीडियो हॉल में आया था। फू वेजुन ने पहले किसी की मोटरसाइकिल चुराई थी और उस व्यक्ति ने लोहे की छड़ें लेकर लोगों के एक समूह को लगभग फू वेजुन और उसके साथी सुई डोंग को मारने के लिए व्यवस्थित किया था। वांग यांग को कई दिनों तक घर में बंद रखा गया और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जब वो अंततः जाने में सक्षम हुआ तो वो बार में गया, लेकिन उसे शेन मो नहीं मिला। उसने गलती से सुना कि शेन मो के साथ लू वेनझोंग ने सोया था और उसने पहले ही इस्तीफा दे दिया था और अब वहाँ काम नहीं करती थी। वो इतना गुस्सा था कि वो लू वेनझोंग को पीटना चाहता था, लेकिन वो उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। शेन मो ने इतना दुख झेला और वांग यांग इसे जाने नहीं देगा। वो फू वेजुन और सुई डोंग से मदद के लिए वीडियो हॉल गया, लेकिन उसने कमरे को अस्त व्यस्त देखा। फू वेजुन खून से लथपथ था और शेन मो कीटाणुनाशक कपास गेंदों से उसके घावों को पोंछ रही थी।
उसने वांग यांग को बताया कि सुई डोंग को पहले ही अस्पताल भेज दिया गया है। वीडियो हॉल में बिजली काट दी गई थी और वांग यांग ने कड़वाहट से पूछा कि क्या वे दुनिया के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लोग हैं। शेन मो एक उग्र नजर के साथ खड़ी हुई और शांति से वांग यांग को सही करते हुए कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण लोग वे हैं। इतने सारे उतार चढ़ाव से गुजरने और एक मृत अंत पर धकेल दिए जाने के बाद शेन मो ने लू वेनझोंग से संपर्क करने की पहल की। लू वेनझोंग बहुत खुश हुआ यह सोचकर कि शेन मो को उससे प्यार हो गया था और तुरंत तय स्थान पर गाड़ी चला गया। शेन मो ने दावा किया कि वो वीडियो रूम में 2 किताबें भूल गई थी, इसलिए लू वेनझोंग व्यक्तिगत रूप से उसे लेने के लिए ले गया। जब वे वीडियो रूम पहुंचे तो वांग यांग, फू वेजुन और शेन मो ने लू वेनझोंग को बांध दिया। वांग यांग पहली बार ऐसा कर रहा था और मूल रूप से लू वेनझोंग को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन फू वेजुन और शेन मो की रणनीति देखकर वो डर गया। लू वेनझोंग ने 700,000 युआन के एक वचन पत्र का दावा किया और उन्हें रिहा करने की भीख मांगी। इसे मुआवजे के रूप में पेश किया। पहले तो शेन मो ने वचन पत्र को भुनाने और स्थायी रूप से हुआली छोड़ने का फैसला किया। वांग यांग बैंक से पैसे निकालने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वांग यांग को बैंक में ही पता चला कि वचन पत्र केवल एक निश्चित समय पर ही भुनाया जा सकता है और उसे बैंक कर्मचारियों द्वारा लगभग हिरासत में ले लिया गया था। वांग यांग गुस्से में वीडियो हॉल लौटा, केवल लू वेनझोंग को खून के कुंड में बेजान पड़ा हुआ देखने के लिए, और शेन मो घबरा गई थी। उन्हें पैसे नहीं मिले और अब वे हत्यारे थे। वांग यांग डर गया और शेन मो की स्थिति के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उसने लू वेनझोंग के शव को ठिकाने लगाने में भी मदद की, अपने पिता के काम के कपड़े पहने और रात भर हुआगांग स्टील प्लांट की गलाने वाली भट्टी में शव को धकेल दिया। यिन होंग ने पिछले कुछ दिनों से लू वेनझोंग को नहीं देखा था। जिस रात लू वेनझोंग को शेन मो का फोन आया, उसने मिस शेन का उल्लेख किया, इसलिए यिन होंग ने अनुमान लगाया कि लू वेनझोंग शेन मो को खोजने गया होगा। वो बिना अनुमति के वीडियो हॉल गई। शेन मो ने पहले यिन होंग को, जो नशे में और बेहोश थी, दयालुता पूर्वक वीडियो हॉल में आराम करने के लिए लाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन उसकी भलाई ने भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए को बचा लिया था। लू वेनझोंग के शव को ठिकाने लगाने के बाद शेन मो ने अपना सामान पैक करना और हुआलिन छोड़ने की तैयारी करना शुरू कर दिया। फू वेनझोंग उस रात के लिए ट्रेन टिकट खरीदने गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यिन होंग आएगी। यिन होंग ने पूछा कि क्या लू वेनझोंग उसे हांगकांग ले जाने की योजना बना रहा था और उसने उसे कितना वादा किया था। शेन मो को यिन होंग से नफरत थी, जिस पर उसने कभी एक दोस्त के रूप में दया की थी और मदद की थी, लेकिन उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने उसे नशीली दवा मिलाकर धोखा दिया था। शेन मो ने जानबूझकर कहा कि उसने यिन होंग को 800,000 युआन दिए थे। यिन होंग का लालची चेहरा सामने आ गया, ये सोचकर कि वो इतने पैसे के लिए श्रेय की हकदार है, और उसने और अधिक मांग की। शेन मो यिन होंग की बेशर्मी से घृणा करती थी और पहले ही उसे भगाने का फैसला कर चुकी थी। फिर यिन होंग ने शेन मो को धमकी दी, ये संकेत देते हुए कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो वांग यांग को लू वेनझोंग के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताएगी और वो उसका जीवन मुश्किल बना देगी। ये जानकर कि यिन होंग आसानी से हार नहीं मानेगी, शेन मो ने एक हताश कदम उठाया और जब वो ध्यान नहीं दे रही थी तो उसे मार डाला। क्योंकि उसने चिकित्सा की पढ़ाई की थी, इसलिए उसने चुपचाप यिन होंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब फू वेजुन लौटा तो उसने जमीन पर कई खून से सने पैकेज देखे और आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने शेन मो से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। खून और आंसू से लथपथ शेन मो ने उसे बताया कि यिन होंग चली गई थी और वो अब से यिन होंग बन गई थी। उसने फू वेजन से कहा कि वो वांग यांग को फिर से न खोजे और वांग यांग को अच्छी तरह से जीने दे। उस रात शेन मो ने अपनी छोटी उंगली काट दी और उसे शरीर के अंगों में डाल दिया। फू वेजुन कई खून से सने शरीर के अंगों को ठिकाने लगाने के लिए ले गया। उसने कुछ पैकेज स्टील मिल के पीछे नदी में और कुछ सीवर में फेंक दिए। उसने जानबूझकर एक पैकेज वांग यांग के घर के पास कचरे के डिब्बे में छोड़ दिया, शायद वांग यांग को उम्मीद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए। हालांकि कचरा बीनने वाली एक मध्यम आयु वर्ग की महिला उसे घर ले गई। वांग यांग को पिछले कुछ दिनों से उसके पिता ने घर में बंद कर रखा था और यिन होंग के लापता होने के बारे में कुछ नहीं पता था, जब तक कि एक दिन उसने अपने पिता को यह कहते हुए नहीं सुना कि शरीर के अंगों में से एक पर 4 रेखाओं वाली एक छोटी उंगली थी। वो बेचैन महसूस कर रहा था और नहीं जानता था कि क्या हो रहा है।